कहा जाए कि अच्छी पिक्चर आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। और यकीन मानिए, भूगोल धुरंधर से कम नहीं है, बशर्ते उसे एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। और यूपीएससी में जो जैसी अपेक्षाएं यूपीएससी के लोगों की होती है, उसको पूरा करने के लिए आप ऐसा क्या करें कि आप जो सपना है घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका खुद का, वो पूरा हो सके। आप अगर 2025-26 की परीक्षाओं को देखेंगे तो लोकपाल से भी क्वेश्चन है, जबकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी अगर हम पिछले वर्षों की ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस, ये 3 चैप्टर पर मैं फोकस करूंगा। मैं कंफर्टेबल हो सकता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि तैयारी कैसे करनी है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि तैयारी की सही अप्रोच क्या है, और वो भी ग्राउंड जीरो से, यानी कि दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर से। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2027 के लिए या 28 के लिए या 29 के लिए करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शुरू से आपकी तैयारी शुरू हो, तो उसके लिए आज पूरी तैयारी का तरीका मैं नहीं बल्कि दृष्टि आईएएस के वो टीचर बताने वाले हैं जो क्लासरूम में बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने सब्जेक्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टीचर से आज मैं आपको मिलाने वाला हूं और शुरुआत करेंगे इतिहास विषय से। इतिहास एक ऐसा विषय हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, यूपीएससी के इतिहास में शुरू से लेकर आज तक उतना ही इंपॉर्टेंट रहा है। और कुछ लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी तारीखें हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं एसपी शाही सर। इनको कई वर्षों का एक्सपीरियंस है और वो आज आपके सामने बताने वाले हैं कि कैसे आप तैयारी करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज एक बार बच्चों को आप खुद बताइए कि ये यूपीएससी की तैयारी कैसे हो सकती है। नमस्कार। आईएएस की तैयारी में नो डाउट ये बात आती है मस्तिष्क में कि जो तैयारी की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा समय लेती है, और समय लेती है और थोड़ा धैर्य भी चाहिए। लेकिन समय और धैर्य के साथ साथ एक और बात होती है कि आपकी तैयारी की रणनीतिक प्रक्रिया क्या है। तो आज हम लोग जिस बात को आपसे डिस्कस करेंगे वो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आप कैसे कम समय में थोड़ी सी तनाव को घटा करके, और यूपीएससी में जो जैसी अपेक्षाएं यूपीएससी के लोगों की होती है उसको पूरा करने के लिए आप ऐसा क्या करें कि आप जो सपना है घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका खुद का, वो पूरा हो सके। तो हम लोग थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे, बात उतनी करेंगे जिससे कि आपको अंदर से ये जो डर है आपका कि हमें लगता है कि शायद बहुत बड़ा सिलेबस है या ऐसा सिलेबस है कि जो हमसे हो नहीं सकता, या अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ, और अगर मैं करने का निर्णय ले लूँगा तो उस दौरान में हमारे जो मेंटर होंगे, हमारे जो शिक्षक होंगे, वो लोग हमारी हेल्प कैसे करेंगे, हमें कैसे पढ़ा देंगे कि हमारी चीज़ें आसान हो जाएं। तो मैं उसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा और यह प्रक्रिया इसी संदर्भ में आगे बढ़ेगी। तो जैसे सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। एक चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा का है, दूसरा चरण आपके मुख्य परीक्षा का है और तीसरा साक्षात्कार का है। प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, तीनों अवस्थाओं में इतिहास विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सेगमेंट माना जाता है। और अगर आपने इस साल के किसी भी विद्यार्थी से बात किया होगा कि प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है अभी 2026 में, उसमें छात्रों ने जो प्रश्न पत्र हल किया होगा या देखा होगा, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि लगभग 20-21 क्वेश्चन के आसपास इतिहास विषय से पूछे गए। तो एक ये बात दिमाग में आती है कि 100 क्वेश्चन जीएस में होते हैं और उसमें से अगर 20 क्वेश्चन एक सेगमेंट से आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका वेटेज देख करके आपके मन में बात आई होगी कि अगर हम इसको ठीक से तैयार कर लें और थोड़ा आसानी से इसको पढ़ लिया जाए तो इसमें हमारी जो एक क्षमता है या समझ है वो हमें सफलता में बहुत बड़ा योगदान दे देगी। तो हम लोग कुछ इस तरह की बात भी करेंगे। इसी में एक बड़ा हिस्सा हम ये भी जोड़ेंगे कि जब आप जीएस के पेपर में जाते हैं तो जीएस में जो 4 पेपर हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके अलावा भी और भी पेपर होते हैं। तो 4 जो जीएस के पेपर हैं उसमें जो पहला पेपर है आपका, उस पहले पेपर में भी अगर आपने देखा होगा तो शुरू के जो क्वेश्चन हैं उसमें प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन, आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन और विश्व इतिहास के प्रश्न,
अब चूंकि मुख्य परीक्षा के अंदर वो सीधे प्राचीन मध्य नहीं बोलते हैं, उसे एक नया नाम दे देते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो कई बार छात्र इस बात को लेके भी सोचता है कि आर्ट एंड कल्चर क्या है, तो हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो ओवरऑल मेरा आज के टॉपिक का जो समझाने में या आपको हेल्प करने में या कुछ समझाने की रणनीति की प्रक्रिया में शामिल बात है कि प्रारंभिक परीक्षा आसान कैसे हो आपकी, मुख्य परीक्षा में इतिहास खंड कैसे आपको मदद करता है और उसे कैसे आसान बनाए। इसके अलावा एक सेगमेंट और भी है, वो सेगमेंट ये है कि आप जब पेपर उठा करके देखेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो सीधे न तो इतिहास से हैं, न सीधे वो पॉलिटी से हैं, न सीधे इकोनॉमी से हैं। उसमें कुछ इंटरडिसिप्लिनरी बातें भी आ जाती हैं, जहां ये लगता है कि शायद हमें इतिहास की समझ अगर ठीक से होती तो मैं इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया होता। इस साल भी आप उस तरह के प्रश्नों को प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि ये कैसे आसान होता है और इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपके मन में आ रहा होगा कि इस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपके सामने एक प्रारंभिक परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस है, और ये ट्रेंड एनालिसिस मैं इसलिए आपके सामने लाया हूं ताकि आपको जो एक मस्तिष्क में भ्रम है कि प्रश्न कितने आते हैं इतिहास से और कौन से साल में कौन से प्रश्न आए हैं, तो आप ये देखिए कि इसमें जो प्रश्न की पूरी स्थिति है, एक ऐसा भी साल है जब यहाँ 7 क्वेश्चन भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा वही रहेगा, बट यहाँ ये देख रहे होंगे आप कि 22 क्वेश्चन का भी दायरा बना है। अर्थात एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे 16, 19, फिर 16, फिर 16, फिर यहाँ पर संख्या, यहाँ पर आपको 22 दिख रही है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर 19 है, फिर यहाँ पर 14 है, 13 है। एक साल केवल है 2024 जब इस तरीके का, अन्यथा आपके क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी अच्छे कंडीशन की है। तो दृष्टि संस्थान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुणवत्ता और कोई भी बात जो सफलता के लिए जरूरी हो, तथ्य के स्तर पर हो, गुणवत्ता के स्तर पर हो, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है। इसलिए जो बातें आप तक जाएंगी जिस भी शिक्षक के माध्यम से, उसमें एक एक बात सत्य उत्तर की कसौटी पर कसी हुई होगी। आप उसको जैसे चाहेंगे जांचेंगे तो हूबहू शब्द से वही मिलेगा आपको। इसलिए इस भ्रम को अपने दिमाग में हटा दीजिए कि आपको इतिहास तैयार करने से जो आपकी समस्या है वो हल नहीं होगी, बल्कि बहुत आसान हो जाएगी। तो आसान कैसे होगी? एक तो तरीका आपका ये होगा कि हम लोग इस बात को समझेंगे। दूसरा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि सामान्यतः जो विद्यार्थी हैं उनके मन में ये 4 बातें मुख्यतः आ सकती हैं। जैसे मैं कहूं अगर कि पाठ्यक्रम क्या है, तो मैं एक एक चीज पर आपको डिटेल करूंगा और ये आपको कैसे मदद करेगा आप इसे देख सकते हैं। जैसे हम लोग सिलेबस की बात अगर करें तो जो यूपीएससी के और खास करके इतिहास विषय की जो बनावट है आपकी, उस इतिहास में मुख्यतः आपके 4 सेगमेंट जो आप अगर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान में या उससे पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये 4 सेगमेंट में जैसे एक भाग प्राचीन का नाम हो गया, एक जिसको आप मध्यकालीन भारत कहते हैं, उसी तरह से एक नाम आप अच्छी तरह जानते हैं आधुनिक काल कहते हैं, और उसी तरह से एक भाग जिसे आप विश्व इतिहास कहते हैं। ये 4 नाम आपके सिलेबस में जीएस में उपयोग होगा विश्व इतिहास के नाम से। अब जरा इसको यूपीएससी की भाषा में कन्वर्ट करके देख लीजिए। विश्व इतिहास आपका केवल और केवल मुख्य परीक्षा में आएगा। इसका भ्रम आपके दिमाग से निकल जाए कि मुख्य परीक्षा जब भी आप देंगे पीटी पास करने के बाद, वहीं पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्वेश्चन भी आया है, 4 क्वेश्चन भी आया है, और कई बार ऐसा है कि नहीं भी आया है। तो यह स्थिति इसकी पिछले वर्षों की रही है। आधुनिक भारत जो यूपीएससी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट है। अभी तक का अगर हम पिछले साल का ट्रेंड अगर उठा लें, पिछले साल तक का, तो सबसे ज्यादा प्रश्नों का प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से आपके क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा मेंस में क्वेश्चन आपके यहीं से आए। इसीलिए देखेंगे कि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा पसंद भी है, सबसे आसान लगता भी है, और इसको पढ़ते समय विद्यार्थी कोई कठिनाई नहीं होती है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जितना आसान हो सके बेसिक से लेकर के और यूपीएससी के एडवांस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे
जो बात समझानी होती है उस लेवल तक हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखते हैं, जिसमें आधुनिक भारत सबसे ज्यादा छात्रों को पसंद आने वाला सेगमेंट होता है। फिर प्राचीन, मध्य और इसी आधुनिक तीनों को मिला दिया जाता है तो हम लोग इसे प्री का एग्जाम कह देते हैं। और जो आप अभी देख रहे थे, जो लगभग 20 क्वेश्चन से लेकर के 22 क्वेश्चन हाईएस्ट जो गया था, वो जब तीनों मिलाएंगे आप तभी आपके प्रारंभिक परीक्षा की स्थिति अनुकूल होती है। तो निश्चित तौर पर क्लास जब चलती है, विद्यार्थी जब क्लास करते हैं, एक एक शब्द, एक एक फैक्ट, एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक जो कंसेप्चुअल बातें हैं क्रमबद्धता के साथ सारी चीज आपको समझाई और पढ़ाई जाती है। तो जो विद्यार्थी को लगता है कि थोड़ा सा मतलब रणनीति बना ले, थोड़ा उसको तैयार करने का मेथड डेवलप कर ले, टीचर भी अपने तरफ से पूरी ताकत लगाते हैं कि जो बात विद्यार्थी को कैसे भी करके नहीं समझ में आ रहा है उसको आसान से आसान बना करके विद्यार्थी को सहज तरीके से उन तक वो बात पहुंचा दी जाए, जिससे कोई एग्जाम में जाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। इसके बाद अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग अगर बदल दें तो इसको आप देख सकते हैं कि एक तरीका आपका प्रारंभिक में तो होगा ही, अब थोड़ा सा इसी में मैं एक लाइन और ऐड कर दूं ताकि आपको पिक्चर आसान लगे। जब प्रारंभिक परीक्षा में आप गए तो आपने देखा कि आपकी स्थिति ये है, उसी दौरान जब आप मुख्य परीक्षा की तरफ आप जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के अंदर जो बनावट का तरीका है, पहला इसी प्राचीन, मध्य और कुछ पार्ट आधुनिक का मिला करके, बहुत कम रहता है आधुनिक का, मैक्सिमम प्राचीन और मध्य रहता है, तो वो मिला करके जिसका नामकरण कर दिया जाता है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का मतलब है कि आप अपने समाज के धर्म, साहित्य, जो भी शिक्षा की व्यवस्था रही है, जो भी हमारे ग्रंथ रहे हैं, जो भी हमारे मंदिर के बनावट की प्रणाली रही है, या इसके अलावा जो संगीत रहा है या नृत्य रहे हैं, जो भी भारत के विशेषता के पक्ष रहे हैं, वो सब प्राचीन और मध्य से निकाल करके, और क्लास के अंदर आपको मैं अभी थोड़ा सा बता दूं कि क्लास में आपको म्यूजिक कैसा है तो म्यूजिक बताया जाता है, जो मंदिर है वो आपको बकायदे पीपीटी के माध्यम से दिखाई जाएगी कि देखिए ये मंदिर है, आपको ये संगीत है। मतलब प्रयास ये होता है कि आपको विजुलाइज किया जाए और आप जिस दबाव को महसूस करते हैं, जैसा आप सोचेंगे समझेंगे, उसी चीज को एग्जाम में लेकर के जब आप जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो एक तो कला और संस्कृति के नाम से पार्ट हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो आधुनिक भारत को हम सीधे ही लिख देते हैं, इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आधुनिक भारत और इसी में एक पार्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो भी हम लोग इसमें मिला देते हैं। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, अदरवाइज नहीं भी आता है। और तीसरा पार्ट जो मैंने अभी आपको कहा थर्ड में, वो है विश्व इतिहास। तो यहां पर विश्व इतिहास का पार्ट भी थोड़ा सा शामिल हो जाता है। तीनों मिला देंगे आप तो आपके एग्जाम के अंदर 70 से लेकर के 75 नंबर तक का फर्स्ट पेपर में जीएस में ये रोल प्ले करता है। ये हो गया आसान तरीके से इतिहास कैसे आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है केवल, अगर आपको ये लगता हो कि बस हमारा इतना ही इतिहास का पार्ट है तो बात इतनी ही नहीं है। मैं इसी पे थोड़ा और आपको व्याख्या कर दूं इस बात को लेकर के कि सपोज जैसे मान लीजिए आपने आईआर पढ़ना शुरू किया। अब आईआर जब पढ़ते हैं तो बगैर इतिहास में, विश्व इतिहास के बैकग्राउंड को ठीक ठीक जाने आईआर की पृष्ठभूमि तैयार करना थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए यूपीएससी भी चाहता है इंटरडिसिप्लिनरी व्यवहार से आप तैयारी करें तो आईआर को पढ़ना आसान होता है। दूसरा, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो पॉलिटी पढ़ने के दौरान भी आप देखेंगे कि इतिहास की भूमिका आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। मतलब जितना आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग के पार्ट में वह उपयोग प्रश्न को आसान करने और हल करने की सुविधा को बढ़ा देता है। तो यहां पर भी आप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जब कभी आप निबंध लिखने बैठेंगे तो निबंध लिखने के दौरान भी आपको इतिहास की अगर समझ है तो आप चीजों को जल्दी विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। इसी तरह से अगर आप और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप इंटरव्यू में गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, कोई सामाजिक मुद्दा है, ये सब मुद्दे भी जो सामाजिक मुद्दे जिसको आप कहते हैं सोशल इशू के नाम पर, वो सामाजिक मुद्दे भी आपको इतिहास समझाने में या इतिहास की मदद से उन बातों को समझाना आसान हो जाता है। तो आज के डेट में छात्रों को अगर दृष्टि संस्थान की तरफ से जो सफलता
इतने बड़े पैमाने पर दिखती है वो पढ़ाने के तरीके और आपकी मेहनत के एक अच्छे समन्वय से ही संभव हो पाता है। तो दृष्टि संस्थान अपने तरीके में इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। तो विषय का कैसे आपका समन्वय करना है, कौन से टॉपिक को कैसे तैयार करना है, उनमें कौन सी बातों को कहां पर कैसे शामिल करना है, उसको बढ़िया से आपका नोट्स बन जाए, बढ़िया से आप टॉपिक को समझ लें, बोलने में आप शब्दों का प्रयोग सक्षमता से कर लें, समझाते समय आप बेहिचक होकर के बात कह लें। ये जो सारी आपके मन की एक डर होती है, ये डर आप जब क्लास करते हैं तो ये सारी डर समाप्त होते हैं। तो जो मैं आपको एक पक्ष था कि पाठ्यक्रम को कैसे समझने में आप उपयोग करते हैं, दूसरा है आपके मन में, जैसे हमने कहा कि ट्रेंड, तो आपके समझ में आ गया कि पीटी में भी और मेंस में भी दोनों में इसकी भूमिका बहुत कह सकते महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में इतिहास की भूमिका बहुत बड़ी है। तो आप इसको देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी योगदान। अब एक लाइन आपके मन में आता है, इतिहास से सफलता को सरल बनाना। अब स्वाभाविक बात है, एक ऐसा विषय है जो पढ़ने के क्रम में जिसमें आपको कहानियां हैं, थोड़ा सा कुछ याद करना है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप थोड़ा भी गति अपना संभाल लें और चीजों को ठीक ठीक तरीके से दोहराने की कोशिश करें तो बहुत सहज तरीके से आप इसके एक एक पक्ष को यूपीएससी में इस तरीके से परिवर्तित कर लेंगे कि इतिहास में बिना कुछ बदले, और आप बेहतर जानते हैं कि इतिहास में कुछ भी बदलेगा भी नहीं, बगैर बदले आप उसका उपयोग करके सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपके तैयारी को भी आसान बनाता है। अन्य भाग को कैसे प्रभावित करता है मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो इस तरह के प्रश्न आपके मन में अगर होते हैं कि इतिहास में अगर हम मेहनत अच्छा करेंगे तो हमको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा, तो हमने आपको कहा कि आपको उसका लाभ आईआर में भी मिलता है, पॉलिटी में भी मिलता है, निबंध लिखते समय भी मिलेगा और सोशल इश्यूज को समझने के दौरान भी मिलता है। तो इस तरह की बातों को हम लोग आसानी से समझते हैं। तो सर, जैसे कि आपने सारी चीजों को जिस तरह से बताया है तो साफ समझ में आ रहा था कि आपके पास कितनी क्लियरिटी है। तो एक बार आप बच्चों को ये भी बता दीजिए कि कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है जो ये क्लियरिटी के साथ आप बता पा रहे हैं। ये बात लगभग 25-26 साल का समय हो गया पढ़ाते हुए, और समय पढ़ाने का तो है ही है, साथ ही साथ आप जैसे लोगों की समस्याओं को सुनते सुनते ये भी समझ में आने लगा कि छात्र किस तरह की समस्याओं के कारण असफल होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं जिससे कि आप अगर कोई प्रॉब्लम अपनी नहीं भी हमसे शेयर करेंगे तो भी हम आपकी मदद करेंगे और आपकी जो भी हेजिटेशन है उसको दूर करके आपको सहयोग करेंगे। सर, एक मेरा सवाल है आपसे, प्लीज पेन मिलेगा। सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि दृष्टि में जो क्लास के बारे में आप थोड़ा बताया कि आप सारी चीजों को कैसे पढ़ाते हैं, तो बच्चों के मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि प्रीलिम्स के लिए क्या आप अलग से इतिहास पढ़ाएंगे, फिर मेंस के लिए अलग से पढ़ाएंगे, अप्रोच आपकी क्या रहेगी पढ़ाने की? हाँ, ये एक है भ्रम है। मैं चूंकि बहुत सारे छात्र नए हैं तो मैं थोड़ा सा बच रहा था कि दोनों को मिलाने पे कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, बट आपने पूछा तो निश्चित रूप से मैं उसको थोड़ा ठीक से आपको समझा दूं। जब भी आप आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखेंगे तो शायद ही 18, 17, 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो शुद्ध फैक्ट पर आते हों। मैं पूरे तैयारी के क्रम में कह रहा हूं, किसी सब्जेक्ट को मैं कह रहा हूं। जो भी प्रश्न आते हैं उसमें 3 पक्ष शामिल होता है। एक तो उसका कंसेप्चुअल पार्ट शामिल होगा। बगैर कंसेप्ट के यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 70 to 80% क्वेश्चन का निर्माण नहीं होता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, आप देखेंगे फैक्ट का समायोजन उसमें जरूर रहेगा, तो फैक्ट की समझ भी जरूरी है। और तीसरा आप जो उसका पक्ष है वह है भाषा, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको डील करने आ गया कि किसी प्रश्न में हाँ है, किसी में ना है, किसी में ऐसे भाषा बनाया है कि पढ़ते समय ही आपको लग रहा है कि 2 बार पढ़ना पड़ सकता है, तो जो 3 बात इसमें शामिल है वो तीनों बातें ये बताती है, सीधा संकेत करती है कि प्री और मेंस को अलग रख करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप पर बोझ ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोगों के अनुभव रहे हैं कि अगर छात्र को एक बार विषय के साथ ऐसे पढ़ाया जाए कि वो फैक्चुअली भी बहुत स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्चुअली भी चीजों को समझता हो कि कोई चीज कैसे हो रही है, और फाइनली उसकी एक अच्छी लैंग्वेज जिसमें वो बात कहना चाहता हो और जिस भाषा में यूपीएससी प्रश्न बनाता हो, अगर ये तीनों का समन्वय आप सुंदर ढंग से जान गए तो आपका काम आसान होगा। और ये दोनों तीनों का मिलन कब होगा? जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे। तो प्रारंभिक का नोट्स अलग बनाना, मेंस का नोट्स अलग बनाना,
ये आपके चुनौती को बढ़ा देगा। आसान करने का तरीका क्या है कि हम विषय पर कमांड बनाते हैं और तीनों पक्षों का समायोजन करते हैं, तो पता चला मेंस भी आप बढ़िया से लिखने लगे, पीटी का क्वेश्चन भी आसान हो गया। और जितना आपका मेंस पर कमांड बेहतर होता जाएगा, पीटी के चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो उसको हल करके आप अपना उत्तर अवश्य निकाल लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीटी मेंस का माइंड करके ही हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक सवाल और बच गया है, आपकी क्लास का अप्रोच तो हमें पता चल गया, आपकी क्लास कहाँ रहेगी सर? ये आपको स्वाभाविक है, मैं दृष्टि में हूं और दृष्टि के जो ऐप बने हुए हैं, जो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चलता है, तो जितने भी शिक्षक हैं फाउंडेशन कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो इसमें सारे शिक्षक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप दृष्टि में ही हमें देख सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स जो चलता है जिसमें पीटी मेंस और सारी चीज़ों को मिला करके जिसे हम लोग फाउंडेशन कहते हैं, उसी में हम आपकी पूरी गाइडेंस देते हैं, पूरी तरह से आपकी सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी बच्चों से मैं और टीचरों को रूबरू कराने वाला हूं एक एक करके। तो सर बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपकी क्लास भी होगी। आपको भी और आप सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा, सर का एक बार माइक आप देख लीजिएगा। तो मैं बच्चों ये जो आपने अभी बताया ना सर की क्लास का जीएस फाउंडेशन कोर्स, तो दरअसल जीएस फाउंडेशन कोर्स ये है जो दृष्टि आईएएस के जैसे नोएडा सेंटर में है। तो ये फाउंडेशन कोर्स क्लासरूम में सर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि क्लासरूम में ही आपको लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा नोएडा, आप घर बैठे यही जीएस फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। और ना सिर्फ इसमें आपको क्लास मिलेगी, इस कोर्स की खास बात है कि क्लास के साथ आपको वो सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी में चाहिए, यानी कि आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। क्या क्या है? आईएएस फाउंडेशन कोर्स क्लासरूम नोएडा से लाइव है और ये हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है, जिसको जिस मीडियम में चाहिए। लेकिन अब इसमें मिलेगा क्या, जैसे कि एसपी शाही सर हैं, जैसे वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसी तरह से अन्य सर हैं, वो एक एक करके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो वो भी कुछ अभी टीचर्स पे आपको मिलाऊंगा। लेकिन अभी ये आईएएस फाउंडेशन कोर्स एग्जैक्टली क्या आपके साथ आपकी मदद करेगा, इसको समझिए। 400 प्लस क्लासेस हैं। अब 400 प्लस क्लासेस हैं, इसका मतलब कि हर क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको पूरी चीजें एकदम बेसिक लेवल पे समझ में आए और एडवांस तक आए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। अब ये नहीं है कि आपकी ये क्लासेस दृष्टि लर्निंग ऐप पर जो ऑनलाइन रहेगी वो आप फिर पीडीएफ भी ऑनलाइन मिलेगी, बल्कि आपके घर में आपके पूरे नोट्स को पहुंचाया जाएगा हार्ड कॉपी में। और इसके साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, बुक्स मिलेंगी, जैसे कि मेंस कैप्सूल सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी। तो आप मेंस की तैयारी के लिए कुछ किताबें अलग हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ऐसी किताबें हैं जिसमें कि पूछे गए सवाल पहले जो आ चुके हैं या वो सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज की। और इसके साथ ही आप आंसर राइटिंग, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी बेसिक से एडवांस, इसमें पूरा प्रीलिम्स और मेंस का पूरा जीएस कवर हो रहा है। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपने घर पे जब कर रहे होंगे तो आंसर आप चेक करा सकते हैं। 500 उत्तरों का मूल्यांकन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस हैं तो कब तक सिलेबस कवर होगा, तो लगभग 18 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये सारी क्लासेस आपको 3 साल तक मिलेंगी। 3 साल तक सारी क्लासेस मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि आप एक क्लास को एक बार, जैसे हिस्ट्री की एक क्लास हो गई तो उससे बात नहीं बनेगी। आप हिस्ट्री क्लास को रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार और देखिए। आप एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार और देखिए। और दृष्टि लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक फीचर है क्लास की स्पीड का। कुछ लोगों का ये होता है कि मुझे क्लास की स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए। कुछ को लगता है सर की स्पीड ज्यादा है, मैं कम कर लेता हूं, पॉज कर लेता हूं। तो है ये लाइव ऑनलाइन, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में एक बार लाइव क्लास का टाइम निकल गया तो उसके बाद भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि आप जब चाहें सारी क्लास आपकी कवर होगी, कोई क्लास नहीं छूटेगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप कभी त्योहार मना रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, क्लास मिस नहीं होगी। और उसके साथ ही आप, एक बहुत बड़ी बात यह है, आपको पता होगा दृष्टि की एक अस्मिता योजना। तो जो भी विद्यार्थी आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स, इस बात को याद रखिएगा, एक नया बदलाव भी है। इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेंगे और इसके बाद जब इससे आप पढ़ के अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे और यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही आप क्लियर करेंगे, तो उन्हीं विद्यार्थियों को अस्मिता योजना के तहत मेंटरशिप और आवास की सुविधा मिलेगी। एग्जैक्टली अस्मिता योजना जिन्हें नहीं पता वो मैं बता देता हूं। होगा ये कि जैसे कि आप पहले तो आप अपनी पढ़ाई करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, क्लासेस करेंगे, उसके बाद आप एक टाइम आएगा जब एग्जाम देंगे। एग्जाम में जैसे ही आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के साथ ही एक दृष्टि की अस्मिता योजना है जिसमें होगा ये कि हम आपको हॉस्टल की सुविधा देते हैं नोएडा में ही। और वो हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ यानी कि आपके रहने की भी सुविधा है, उसके साथ ही आपकी खाने की भी सुविधा है। फिर दृष्टि के यहाँ पे नोएडा में लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी सुविधा मिलेगी। और
इसके साथ ही आपके लिए टेस्ट होंगे, आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा दिया जाएगा आपके मेंस तक, और उसके बाद मेंस में जब आप सफल होंगे तो अगले इंटरव्यू तक के लिए आपको रहना, खाना, लाइब्रेरी सब कुछ यहां मिलेगा। और ये सब कुछ निःशुल्क है, 1 रुपए फीस नहीं लगेगी। यानी कि आपकी आगे की तैयारी के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही आपको पता है कि एआई आ चुका है दोस्तों, तो ये आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स एआई से इंटीग्रेट है। यानी कि जब आप क्लास कर रहे होंगे, आप सोचिए कि 400 क्लासेस है, आपको रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, या कोई क्लास आपने कर लिया, अब आप चाहते हैं इसकी समरी आपको मिल जाए, तो एआई इसमें इंटीग्रेट है। आप उसको बोलेंगे कि मुझे इस क्लास की समरी चाहिए, तो आपको क्लास की समरी देगा। आप उसको बोलेंगे कि मुझे इसके कुछ क्विज बना के दे दो हर क्लास के, जैसे आपने क्लास की, अब आप एआई से क्विज बनवा लिए और उसके बाद आपने आंसर दे दिए। या फिर कहीं पे कोई आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एआई के थ्रू आप वो समझ पाएंगे इसी दृष्टि लर्निंग ऐप पे। और इसके साथ ही दोस्तों 3 साल तक प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और ये टेस्ट सीरीज इतने ज्यादा, सो 30 प्लस 30 प्लस 30, हर साल 30 टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स के लाए, 90 टेस्ट सीरीज के लिए आपको 3 साल तक का मौका मिलेगा। अगर आप चाहें एक बार के लिए कि एग्जैक्टली ये है कहां पे कोर्स, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे है, आईएएस जीएस फाउंडेशन है, प्रीलिम्स प्लस मेंस है, नोएडा क्लासरूम से लाइव है, 17 अगस्त से बैच शुरू है। अब इसमें डेमो क्लास भी अवेलेबल है, जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी की डेमो क्लास है। एसपी शाही सर जो भी आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, उनकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी कि सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, सर किस तरह से पढ़ाते हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपकी क्लास कैसे चलने वाली है। तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लग गया है। अब उसके बाद हम यहां पे सिर्फ इतने में ही नहीं रुकेंगे, अब हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जिसको पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपका सर चकराने लगता है, जैसे धरती गोल गोल घूमती है ना, कुछ वैसे ही। सब्जेक्ट समझ गए होंगे, भूगोल। तो भूगोल विषय कभी कभी इतना मुश्किल लगता है कि लगता है कितना बड़ा सिलेबस है, कितनी मुश्किल बातें हैं, कैसे समझ में आएगा। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको सरल भाषा में कोई समझा दे, पढ़ा दे तो कितना अच्छा है, और आसानी से आपको सब समझ में भी आ जाए। तो इसी बात का खास ख्याल हम रखते हैं दृष्टि आईएएस में। तो हमारे दृष्टि के टीचर हैं वीके त्रिवेदी सर। 24 से ज्यादा वर्षों का इनके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और आज हम इन्हीं से जानने वाले हैं कि आपके यूपीएससी की तैयारी में भूगोल कैसे तैयार किया जाए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे जानना चाहते हैं सच में कि यूपीएससी की तैयारी भूगोल के माध्यम से कैसे तय की जाए, कैसे आगे की जाए। धन्यवाद सर। तो साथियों, सर ने आपको पर्याप्त डरा दिया है, लेकिन घबराइए मत, चीजें उतनी कठिन नहीं है, चीजें बहुत आसान है। बस अगर आप किसी भी विषय को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी विषय को समझ करके पढ़ते हैं, किसी भी विषय में तैयारी करने के बजाय आप ये सोचते हैं कि उसके आधारभूत संकल्पनाओं को कैसे समझा जाए, अगर आपने अपनी आधारभूत संकल्पनाएं बेहतर कर ली तो यकीन मानिए भूगोल किसी भी अन्य विषय से कहीं ज्यादा रुचिकर है, और आपको आसानी से उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यूपीएससी की तैयारी में भूगोल विषय के महत्व को समझ लें। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में एक यहां पर हिस्सा होता है, वो है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम यहां सिंपल प्री एग्जाम के रूप में लिखेंगे। प्री, और दूसरा भाग इसका है वो है यहां पर मेंस। भूगोल विषय का न सिर्फ प्री बल्कि मेंस दोनों में महत्व है। अगर प्रारंभिक परीक्षा में, प्री एग्जाम में आपको 100 बहुविकल्पीय 100 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, तो उनमें से केवल भूगोल के 15 प्रश्न आते हैं, और अगर इसके साथ आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट मिला लें, जो कि भूगोल का ही एक्सटेंशन है, तब उससे कम से कम 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर भूगोल में आपकी सही पकड़ है तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 25 में से 20 प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लेंगे। साथियों सोचिए, जहां पर 100 प्रश्न हैं और उनमें से भूगोल की एक अच्छी समझ आपको 15 के साथ 20 प्रश्नों को करने की क्षमता देती है, तो आप 35 प्रश्न आसानी से प्रारंभिक परीक्षा में सर्वशुद्धता से हल कर सकते हैं। और आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए जीएस में कितने प्रश्नों को सही करना होता है, तो उत्तर है 50 से भी कम। अगर 50 से भी कम प्रश्नों में आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, और उसमें से मैं 5 और हटा देता हूं, 30 प्रश्न आपको भूगोल के साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मिल जाएं, तो क्या प्रारंभिक परीक्षा में
क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक सकता है? और जब विषय का वेटेज इतना हो तब तो उस विषय पर मेहनत करनी बनती है। अब देखें, अगर पिछले वर्षों के यूपीएससी के कुछ ट्रेंड को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में कैसे और कितने प्रश्न केवल भूगोल से पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए, आपके पास 2013 से है तो यहां भूगोल से ही 18 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, 18 प्रश्न हैं। फिर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एकाएक डिप आ रहा है और क्वेश्चन 3 पे रुक जा रहा है। दोस्तों, कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। यही भूगोल विषय के साथ हो गया कई बार। जब भूगोल से इतने अच्छे अंक आने लगे तो कई बार यूपीएससी सब्जेक्ट में डिप करती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यह केवल भूगोल विषय का ट्रेंड है। इसके साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट आप इस साल भी जाकर के देखेंगे 2016 में भी, तो वहां आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। फिर देखेंगे ट्रेंड बढ़ता है, ये बढ़ा और एकाएक फिर शूटअप और फिर शूटअप, ये 21 तक जा रहा है। लेकिन फिर 2026 में क्या है, 9 पे आ रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, यहां पे जो था उसे परेशानी हुई होगी, यहां पे जो था परेशानी हुई होगी, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, आप यहां पे नहीं आ रहे हैं, आप शायद यहां कहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भूगोल का वेटेज बढ़ने वाला है और बिना भूगोल की समझ के आप किसी और विषय को समझ ही नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं है उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत क्या, तो इतिहास क्या पढ़ेंगे आप? जब आपको पता ही नहीं है लैटिन अमेरिका क्या है, जब आपको पता ही नहीं है यूरोप कहां है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध आप क्या पढ़ेंगे? जब आप भारत के राज्यों के बारे में ही नहीं जान रहे हैं तब आप संविधान क्या पढ़ेंगे? आप ये जान ही नहीं रहे हैं कि आपको या आपका भारत कैसा है, तो आप प्रशासनिक सेवा में जाके भी क्या करेंगे? यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। भूगोल विषय को छोड़कर यूपीएससी में सफलता थोड़ी सी खतरनाक तो हो ही जाएगी। आइए, आपने प्रारंभिक परीक्षा में देख लिया, अब मेंस में देखते हैं। मेंस में जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 में भूगोल पूछा जाता है और पेपर 3 में इकोलॉजी एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूछा जाता है और उसका संबंध भी भूगोल से है। और पेपर 1 में भी देखें, अगर 20 प्रश्न आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, वर्णनात्मक टाइप, तो उसमें से 8 प्रश्न सीधे भूगोल से होते हैं। अर्थात सीधे तौर पर आपको यहां पर 80% के बराबर अगर आपको नंबर उठाने हैं तो यहां पर आपको भूगोल के साथ साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 250 का एक पेपर देखते हैं पेपर 1, तो उसमें से 8 प्रश्न सीधे यहां से आ रहे हैं, तो यहां आप रखेंगे लगभग 40% का वेटेज आपको यहां ज्योग्राफी में मिलेगा और उसके बाद पेपर 3 पर भी आपको वेटेज मिलेगा। तो इस प्रकार चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें ज्योग्राफी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह आपके लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है अगर आप आसानी से यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार आप इसे पढ़ें कैसे, आप इसमें किस तरह से आगे जाएं। तो मित्रों, अब दूसरा स्टेप होता है किसका? दूसरा स्टेप होता है पाठ्यक्रम का और दूसरा स्टेप होता है यहां पर जिसे हम कहें सिलेबस का। बिना सिलेबस के किसी भी विषय की तैयारी करने का मतलब है कि आपने टिकट ले लिया है ट्रेन का या बस का, लेकिन आपको पता नहीं आपको जाना कहां है। बस आप पहुंच गए हैं, टिकट दे दो, और वो पूछ रहा है जाना कहां है, तो आप कहेंगे मुझे पता नहीं। तो ऐसी यात्रा समझदार व्यक्ति तो करता नहीं। तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं भूगोल की, तो आपको क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए। और बहुत आसान सा सिलेबस है। हम 2 ही चीज तो पढ़ते हैं, एक विश्व, हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे विश्व में कहां क्या है, और फिर दूसरी चिंता, प्रमुख चिंता होती है भारत में कहां क्या है। तो इस तरह से भूगोल 2 भागों में बढ़ जाता है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। और जब हम विश्व का भूगोल यहां पर देखते हैं तो हम यहां विश्व के भूगोल के संदर्भ में क्या पढ़ते हैं, हम यहां पर पढ़ते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर,
वायुमंडल, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जलमंडल, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। इसमें उस चट्टानों के बारे में, उन चट्टानों के बारे में पढ़ा जाता है जहां आप खड़े हैं, ये कैसी हैं, किस तरह की हैं, यहां परिवर्तन कैसे होते हैं। जो आप देखते हैं पर्वत, पठार, नदियां देखते हैं, गहरी खाइयां देखते हैं, ये कैसे बनती हैं, ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इन सब के निर्माण की प्रक्रिया, होने वाले परिवर्तन, उनसे संबंधित गतिविधियां हम कहां पढ़ते हैं? स्थल मंडल पे। अब आप ये समझ लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी की ऊपरी सतह स्थल मंडल है, लिथोस्फेयर है। लेकिन पृथ्वी पर वायु का एक आवरण है और यह वायु का आवरण विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है और उन्हीं गैसों में सर्वप्रमुख गैसें जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब शामिल हैं। आप सोचिए क्या इनके बिना जीवन संभव है? नहीं। तो पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है? हवा क्या होती है? पवन क्या होती है? पवन कैसे चलती है? पवन कितने प्रकार की होती है? वर्षा कैसे होती है? कितनी वर्षा कहां होती है? वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? ये सारी चीजें हम कहां देखते हैं? वायुमंडल में। और फिर तीसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है? जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के किन किन क्षेत्रों में जल की प्राप्ति हो सकती है और सबसे ज्यादा जल हमको आपको पता है कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 97%, 97% जल महासागरों में है और महासागर मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब हम जलमंडल पढ़ते हैं तो हम यहां किसके बारे में पढ़ते हैं? महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल पढ़ते हैं। इनको हम भौतिक भूगोल कहते हैं और इन्हीं भौतिक भूगोल की दशाओं में मानव रहता है और मानव इन दशाओं में रहकर जो जो कार्य करता है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी स्थल मंडल है, जो भी वायुमंडल है, जो भी जलमंडल है, उसके साथ मानव कैसा व्यवहार करता है, इस व्यवहार का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और इस पूरी पृथ्वी पर एक उपमहाद्वीप के रूप में मौजूद है कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रशासनिक अधिकारी आप यहां के बनने वाले हैं, इसलिए हमको भारत के संदर्भ में दो चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, भारत का भौतिक भूगोल और भारत का मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि भारत के स्थल मंडल में क्या है, कौन से पर्वत, पठार, नदियां कहां हैं, भारत की जलवायु कैसी है, भारत में वनस्पतियां कैसी हैं, और फिर हम ये देखेंगे भारत के लोग भारत में जो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल है उसके साथ किस प्रकार से अंतरक्रिया करते हैं। भारत के स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का यहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे घर की दशा कैसी है और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन कैसा है। हम पहले घर ठीक करते हैं, लेकिन घर ठीक होने के साथ जरूरी है कि पड़ोस भी अच्छा हो। इसलिए भूगोल को आप उसी तरह पढ़िए, अपना घर समझिए भारत, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इस भारत के चारों तरफ जो लोग पाए जाते हैं, जो देश पाए जाते हैं, वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहां की जलवायु कैसी है, वहां का स्थल मंडल कैसा है और भारत किस प्रकार से प्रभावित होता है। जैसे आप अपने घर और अपने पड़ोस के संबंधों का निर्धारण करते हैं, चीजों को समझते हैं, केवल उसी तरह तो आपको भूगोल में समझना है कि भारत में सब कुछ कैसा है और इसके साथ पूरे विश्व में कैसा है, और दोनों की अंतरक्रिया आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए दोस्तों, आसानी से भूगोल जैसा विषय निकल जाएगा। लोग भूगोल को बेवफा विषय में रखते हैं, लेकिन बेवफा भूगोल नहीं, बेवफा हम और आप हैं जो पहले से समझ लेते हैं कि यह एक कठिन विषय है और हम उसी तरह व्यवहार करते हैं। यकीन मानिए, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, भूगोल एक आकर्षक विषय है। पढ़ा कहां से जाइए, बहुत बड़ी चुनौती। कुछ भी बड़ी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरी मानिए तो मेरी आपको सलाह है, आप 11th और 12th की एनसीईआरटी, इनकी एनसीईआरटीज पढ़िए
और इसके साथ आप करंट अफेयर पे निगाह रखिए। यकीन मानिए 11th और 12th में आपको 4 एनसीईआरटी मिलेंगी। वो एनसीईआरटी करंट अफेयर की समझ, दुनिया को समझने की आपकी दृष्टि आपको भूगोल में मैक्सिमम महत्तम अंक दिलाने में सक्षम होगी। तो मित्रों, सिर्फ मेरा मानना है कि भूगोल विषय इसी प्रक्रिया से पढ़ा जाए तो छात्रों को बहुत सुविधा हो सकती है। सर, आपने ये तो जरूर बता दिया कि पढ़ना अप्रोच क्या रखनी है पढ़ने में, लेकिन अब आप जैसे पढ़ा रहे हैं क्लास में, दृष्टि में अभी नोएडा सेंटर में है तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है कि बच्चों को आप किस तरह से समझाएंगे और क्लास की शुरुआत से अंत तक में कैसे उनको लेके चलेंगे भूगोल में? मेरा मानना है कि कई बार सुनने की तुलना में देख करके चीजें ज्यादा याद होती हैं। और भूगोल एक ऐसा विषय है सर, जिसमें अगर आप मानचित्रों के सहारे पढ़ते हैं, जिसमें अगर आप जो मान लीजिए जैसे वर्षा ही है, तो हमको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का जल कैसे वाष्पित हुआ भाप के रूप में, कैसे पुनः वह जल के रूप में बदला या बर्फ के रूप में बदला, कैसे बादल बने और कैसे बरसात हुई। अगर इसको एक वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाए, इसको एक एनिमेशन के माध्यम से दिखा दिया जाए, तो बच्चों के दिमाग में वो लंबे समय तक क्या है, बना रहेगा। एक फिल्म, एक कहा जाए कि अच्छी पिक्चर आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। और यकीन मानिए भूगोल धुरंधर से कम नहीं है, बशर्ते उसे एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, मानचित्र का महत्व बहुत ज्यादा है। तो मैं ये सारा प्रयास करता हूं कि मानचित्र के सहारे और अच्छे वीडियोस के सहारे, मानक वीडियोस के सहारे हम बच्चों की समझ का विकास करें। और दृष्टि ने भूगोल के संदर्भ में अच्छे मानचित्र और कुछ अच्छे वीडियो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, उसके सहारे हम बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सर, अभी जो बैच आ रहा है 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो उसमें क्लासेस आप कहां से लेने वाले हैं? उसमें क्लासेस बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ होती है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के आया है, राइट? या भी पढ़ा भी होगा तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो बहुत सारी चीजें भूल गया होगा। तो हम ये मान के आते हैं कि आप बिल्कुल कोरे दिमाग के साथ आ रहे हैं, और फिर हम आपको बिल्कुल प्रारंभ से बताएंगे कि भूगोल क्या है, पृथ्वी क्या है, और धीरे धीरे हम उसमें बाकी चीजों को बिल्टअप कर देंगे। तो मुझे लगता है बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है मेरी क्लास में, कि हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलते हैं। हम ऐसा नहीं कि एडवांस पढ़ा दें और बच्चा समझ ही ना पाए, तो हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा मासूम से हैं, थोड़ा भोले से हैं, तो हम उनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक, फिर स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो शायद उनकी उम्मीद भी यही रहती है कि कोई हमें जीरो से शुरू करे हर चीज समझाना। हाँ सर, शुरुआत तो जीरो से ही करूंगा, लेकिन बच्चों से एक बात कहूंगा कि अपने अंदर एक जज्बा लेकर आए कि अगर आप आ गए पढ़ने दृष्टि में तो बस आईएएस बन के निकलना है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। और दृष्टि इसी बात के लिए जानी जाती है कि उसके टीचर बच्चों के साथ मेहनत बहुत कराते हैं। तो इसलिए मेहनत करने के लिए आप आइए, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे जाना है, हमसे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो दोस्तों, ये जितनी भी आपके सामने बातें हुई हैं, अब इसको आप प्रैक्टिकली क्लास को फील करना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे सर की डेमो क्लास भी है। लेकिन पहले ये तो समझिए कि कोर्स कहां पे है। तो देखिए बच्चों, ये पूरा कोर्स 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है। जैसे कि सर ने बताया कि हम बेसिक से एडवांस तक जाते हैं, यानी कि पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर करते हैं। आपकी नींव मजबूत होगी तभी आप प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करेंगे। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, आईएएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, और नोएडा क्लासरूम से ही क्लासेस आप देखेंगे, यानी कि यहां जो सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में वही क्लास आपको मिलेगी। हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम में अलग से है वो भी। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ क्लासेस नहीं है। अगर हम बात कहें कि सर में यहाँ पे आपकी क्लास आपको ले रहे हैं, इतना ही नहीं है। यहाँ पे दृष्टि में जो नोट्स तैयार हुए हैं वो नोट्स आपके घर पहुंचेंगे, और सॉफ्ट कॉपी में नहीं, मैंने आप पहले बोला था हार्ड कॉपी पहुंचेंगे। और इसके साथ ही मेंस कैप्सूल सीरीज, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज जो आपकी प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगी। और इसके साथ ही मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको एआई पावर्ड लर्निंग मिलेगी, आप एआई से क्लास की समरी भी ले पाएंगे। और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि आप जब तैयारी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग में आएंगे, तो इतने सारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी 500, तब तक में आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि अब जैसे ही आप यूपीएससी की तैयारी में पूरी क्लास कवर करेंगे और आगे अगले चरण में पहुंचेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ तो आईएएस फाउंडेशन के ही विद्यार्थियों के लिए खास मौका है कि उन्हें अस्मिता योजना मिलेगी, जिसमें आपका नोएडा में
हॉस्टल में रहना, खाना और लाइब्रेरी की सुविधा, और उसके साथ ही आपकी मेंस की पूरी तैयारी वहां पे मेंटरशिप में कराई जाएगी और बिल्कुल निःशुल्क IAS फाउंडेशन कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई, लेकिन अगली बात ध्यान रखिएगा आप कि सबसे जरूरी बात होती है कि एक विषय दो विषय नहीं, हमें हर विषय को मजबूत करना है। तो अब हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो विषय है पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें आपको संविधान पढ़ना है, और सिर्फ संविधान नहीं और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आमतौर पर लगता है सिर्फ संविधान से काम चल जाएगा, इसीलिए संविधान के जो आप शब्द देखिए तो बड़े जटिल से लगते हैं, लेकिन उन जटिल शब्दों को ही तो सरलता से समझना है। उन जटिल शब्दों से ही आपको प्रश्नों को समझना है और उसके उत्तर देने हैं, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में उसका अच्छा खासा वेटेज है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पॉलिटी के टीचर से। मैं स्वागत करना चाहूंगा दृष्टि IAS के पॉलिटी के टीचर अभय कुमार सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद केवल जी। सर का सारे 20 से viewers भी ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो सर प्लीज एक बार आप अपने तरीके से बताइए कैसे हो तैयारी। थैंक यू सो मच। जैसा कि बच्चों आप अभी केवल जी से सुन रहे थे कि पॉलिटी में आखिर तैयारी कैसे की जाए, तो इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत ब्रीफ में कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्या इसका ट्रेंड रहा है, सिलेबस कैसा है, क्वेश्चंस की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी है, और हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ पे विद्यार्थी को जल्दी से प्रिपरेशन करके या मतलब त्रुटिहीन तैयारी हम कैसे करें, हम इस पर ही बातचीत को अपनी जारी रखेंगे। जैसा कि ये स्लाइड से आप देख रहे हैं कि लगभग 8-10 वर्षों का एक आपको ग्राफ से दिख रहा है कि ऑलमोस्ट अगर GS में 100 क्वेश्चन होते हैं तो आप देख रहे हैं कि कभी 20 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। लगभग 18 से 20% क्वेश्चन आए। हालांकि 2026 में कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आ गए थे, क्वेश्चंस कुछ कम हैं, बट क्वेश्चंस 20 तक भी आते रहते हैं। तो एक अच्छा खासा ये सेगमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कि सिलेबस क्या है। अगर आप पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो ये बड़ा ही सब्सटैंशियल एरिया है, तो काफ़ी प्रभावी है। पेपर 2 में कुल 20 यूनिट दिए गए हैं। पॉलिटी को तैयार करते समय आप 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और एक सेगमेंट गवर्नेंस का भी हो जाता है। एक्चुअल में यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस है वो कुछ इस तरह से बिल्ड किया है कि टाइटल में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन दे दिया है, और 20 यूनिट उन्होंने लिख दिए हैं। कोई बहुत क्लासीफाई नहीं किया है कि कौन सा यूनिट कौन से सेगमेंट में है, ये स्टूडेंट्स को तय करना है जो एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो इसको क्लियर कट समझ लीजिए। इसमें 1 से लेके 9 यूनिट तक पॉलिटी वाले सेक्शन है, और जो गवर्नेंस का पार्ट है ये यूनिट नंबर 10, ये पब्लिक पॉलिसी का है, लोक नीति का है। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे मेंस में पूछे जाते हैं। जो यूनिट नंबर 11 है ये सिविल सोसाइटी का है, जैसे NGOs, प्रेशर ग्रुप्स पे सवाल आते हैं, उसके गवर्नेंस वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का एक यूनिट है, यूनिट नंबर 15, जिसमें आपको ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, ऐसे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने वाले विषय वस्तुओं को पढ़ना है। और यूनिट नंबर 16 जो है वो लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका जो है इसको लेकर के चलना है। तो ये 4 अलग से हो गए। अब यहाँ दिक्कत ये होती है बच्चों कि ये समझ नहीं आता कि गवर्नेंस कहाँ कहाँ है। और भी जैसे 1 से 9 यूनिट में तीनों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों ही आपको दिखाई देगी, तीनों ही हमें पढ़नी है। तो सबसे ज्यादा गवर्नेंस का जो पार्ट है वो कार्यपालिका के साथ आपको दिखाई देगा। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे तो इसमें यूनियन और स्टेट्स एग्जीक्यूटिव को पढ़ना होता है। यहाँ आप ये देखेंगे इसमें फेडरल स्ट्रक्चर्स की बात है, फेडरल डिस्प्यूट्स जैसे पढ़ना है। अब आप अगर सिर्फ केंद्र राज्य विवाद अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रशासनिक विवाद, विधायी विवाद, तो ये प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन 2021 में आप देखेंगे CBI पर पूछा हुआ था। NIA बहुत चर्चा में है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लगातार भारत में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जैसी संगठन हमें बनानी चाहिए। या अभी जैसे आपने चर्चा में देखा कि सेवा तीर्थ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हस्तांतरित की गई है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो मतलब हमें डिटेल से करना है। गवर्नेंस यूनिट नंबर 2 में इनहेरेंट है, छुपा हुआ है, तो उसे भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और ये तीनों एंगल पे जैसे लिखा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे। जैसे अगर हम सिर्फ संवैधानिक पहलू पढ़ लेते हैं, मान लीजिए वित्त आयोग,
सारे बच्चे जानते हैं कि आर्टिकल 280 में ये है। अगर हम सिर्फ संविधान के प्रावधान पढ़ लें तो हमसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो ये पूछा गया था कि 14वां वित्त आयोग ने किस तरह से जो हमारा राजकोषीय संघवाद है उसको बढ़ावा दिया और राज्यों के पक्ष में ट्रेजरी को किया। तो इसमें सिर्फ संवैधानिक प्रावधान देखने से बात नहीं बनेगी, अब तो करंट भी आ जाता है। 14th फाइनेंस कमीशन जो है ना 15 से 20 तक जिसका कार्यकाल था, प्लस इसके गवर्नेंस सिस्टम को भी पढ़ना होगा, चूंकि हमें कमियां भी थोड़ी बतानी पड़ेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको पता होगा ये कि 14वां वित्त आयोग ऐसा वित्त आयोग था पहला जिसने केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश है वो 32% से बढ़ा करके 42% किया, यानी 10% का इजाफा किया। इसके पहले जितने 1 से 13 वित्त आयोग थे वो 1 या 2% का इजाफा करते थे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भारत सरकार ने सिस्टम बढ़िया बनाया। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उनके पास अपना डेटा बैंक नहीं था, पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे, ये अवेलेबल करवाए तो ये अच्छा काम करने लगा, लेकिन आगे स्थिति ऐसी नहीं रही है। तो ध्यान रहे, अगर हम क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हैं तो हम संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ें, करंट से भी उस विषय को जोड़ करके देख लें, और इसके गवर्नेंस के कुछ मुद्दे हैं यानी इंस्टीट्यूशनल कुछ प्रॉब्लम है तो उसे भी हम तैयारी करें, तभी हम एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। जहां तक प्रीलिम्स का प्रश्न है, मैं आपको ये बहुत ही ब्रीफ में समझाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है प्रीलिम्स में अगर पूछे जाते हैं तो ये विधायिका से, संसद आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। प्रीलिम्स में यहाँ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किया है, वहाँ भी हमने आपको दिखाया था, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं जो दृष्टि IAS के यूट्यूब चैनल पे है भी। और संगठनों से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर साल कोई ना कोई संगठन जिसमें गवर्नेंस के भी संगठन है, जैसे इस बार 2026 में CBI से पूछा हुआ है, इसके पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इंडिया ईयरबुक जैसे स्रोत की तरफ हम जा सकते हैं जिससे सरकारी व्यवस्था की समझ हमें बने, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो संसद हो गई, संगठन हो गए, कई अनकन्वेंशनल एरिया हैं, जैसे पहले 5वीं 6ठी अनुसूची बच्चे नहीं पढ़ते थे, उनको भी थोड़ा तैयार करें, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और जहाँ तक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, मुख्य परीक्षा में गवर्नेंस डोमिनेंट फैक्टर है। ये देखने को तो 4 यूनिट दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो 250 शब्द में 15 नंबर के होते हैं वो हमें यहाँ से लिखने होते हैं। तो आप गवर्नेंस को थोड़ा हल्के में नहीं लीजिएगा। अब जैसे कई चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि CBI सिलेबस में लिखा नहीं है, इस पर सवाल आया हुआ है। आपको उदाहरण से समझाता हूँ मैं। यहाँ 5वें यूनिट में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है E-गवर्नेंस, सिलेबस में अगर जाएं तो सिटीजन चार्टर। बट अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो सूचना के अधिकार से भी सवाल पूछा हुआ है, लोकपाल से सवाल पूछा गया है ना। तो आप अगर RTI कर देंगे UPSC को कि क्यों पूछा, तो वो ये दिखा देंगे अदर मेजर्स, जैसे इन्होंने सिलेबस में लिख दिया है कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, और 2 चैप्टर लिख दिया इन्होंने, अन्य साधन लिख दिया। अब आप समझते रहिए, तो जितनी चीजें आप सब पढ़ के जाएं, RTI पढ़ें, लोकपाल पढ़ें, सेवा गारंटी कानून पढ़ के जाएं, सारी चीजें डिटेल से पढ़ के जाएं, कुछ भी छोड़ेंगे मुश्किल होगा। आप अगर 2025-26 की परीक्षाओं को देखेंगे तो लोकपाल से भी क्वेश्चन है, जबकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मेंस में भी आया है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा डिफाइन करना चाहिए। तो सिलेबस थोड़ा अनडिफाइंड है, उसे डिफाइन करने की आवश्यकता है। और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, तो आप ऐसा ना सोचें कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका हम पॉइंटेड तरीके से पढ़ लेंगे और हो जाएगा। इसमें भी हमें मुद्दे पढ़ने हैं, जैसे भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, इससे डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचता है। हमें तटस्थ नौकरशाही बनानी पड़ेगी। अगर हम लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो भेदभाव विहीन नौकरशाही, तटस्थ नौकरशाही हमें विकसित करनी पड़ेगी। तो तटस्थता और अनामता के विषय पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लेटरल एंट्री की बात हुई, तो क्या बाहर से जो क्षैतिज भर्ती हो रही है, तो ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट में है? या सिविल सेवा का ढांचा ही हमारा कहीं समस्याओं में तो नहीं चला जाएगा? तो हमें ऐसे मुद्दे पढ़ने हैं, ये करंट के मुद्दे होते हैं। तो सिलेबस कम डिफाइन है, आप समसामयिकी से गवर्नेंस को डिफाइन करके डिटेल से पढ़ें। और अगर आप दृष्टि IAS के बच्चों से पूछेंगे तो हम लोग अपने ऑफलाइन प्रोग्राम में बहुत डिटेल से इसको कवर करते हैं। पहली कक्षा में हम लोग पहले सिलेबस को ही डिफाइन करते हैं, सिलेबस को अनडिफाइन जहाँ जहाँ है उसको डिफाइन करते हैं, यानी प्रशासनिक विषय वस्तु को भी देखते हैं।
अब संगठनों की बात चली है, जैसे अभी अगर आप देखें तो इस बार की परीक्षा में डिसेबिलिटी कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में चाइल्ड राइट कमीशन पे सवाल पूछा गया है। तो आप ये ना सोचें किसी भी तरह से कोई संगठन है उस पर अगर बात हो रही है तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और जो समसामयिकी में चल रहा है चर्चा में वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आजकल एक प्राइवेट मेंबर बिल 2025 में दिसंबर के महीने में एक पेश हो गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग की भी बातें होने लग गई। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या ऐसी संस्था हमारे पास होनी चाहिए? अभी कुछ किया नहीं गया है, प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन आप पहले से इस विषय पे सोचना शुरू करिए। ऐसी संस्था स्पेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, तो क्या हमारे देश में भी समय आ गया है जब जेंडर इक्वालिटी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग पर्याप्त नहीं है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए? तो आप अगर इस पे ध्यान देंगे, सक्रियता रखेंगे, तो आपके प्रश्न बिल्कुल मिलते चले जाएंगे, और ये हम सभी अपने कक्षा कार्यक्रम में रखते हैं। सर अभी तक जिस तरह से आपने चीजों को बताया, मेरी आवाज आ रही है? तो अभी सर आपने जैसे चीजों को बताया तो उसमें मुझे सर ये लगा कि एक किताब पढ़ने भर की बात तो नहीं है, मतलब कि एक किताब तो पढ़ना है, उसके साथ बहुत कुछ समझना भी है। तो आप अभी तक ऑफलाइन में क्लास बच्चों को ले रहे थे, अब वही क्लास बच्चों को ऑनलाइन मिलेगी IAGS फाउंडेशन में। बिल्कुल। तो उसमें आप कैसे शुरू करने वाले हैं कि बच्चों को कहां से शुरू करके कहां तक लेके जाएंगे पढ़ाते हुए? देखिए, हमारी जो शुरुआत होगी कक्षा की वो विधायिका से होगी। जैसा कि मैं अभी बता रहा था बच्चों कि अधिकतम क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। जैसे सबसे अच्छा होता है शुरू करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम संविधान सभा, संविधान बना कैसे, संवैधानिक मोरालिटी की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, संवैधानिक विकास हमारा कैसे हुआ, और हमने अपनाया क्या है, तो संसदीय प्रणाली अपनाया है। तो पहले हम क्लियर हो रहा है, बेसिक, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं, और पहले हम संसद को पढ़ेंगे जो संघीय स्तर पर है, राज्यों की विधायिका को देखेंगे, फिर हम जाते हैं कार्यपालिका के पास, वैसे ही संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, हम न्यायपालिका को पढ़ते हैं, फिर हम सबके मुद्दे भी पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ लिए तो संघ और राज्य पढ़े तो संघ राज्य के संबंध भी पढ़ते हैं, फिर लोकल बॉडीज की तरफ जाते हैं, और फिर गवर्नेंस की भी यूनिट सेपरेटली ये दिखाई देते हैं। तो ये 4 यूनिट तो अलग से होंगे, बाकी ये इसी तरीके से प्रोसीड करते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका, देन न्यायपालिका। सर एक सवाल और है, जैसे इस बार 2026 का पेपर आया तो उसमें बच्चे इस बात को लेकर बड़े डरे हुए थे कि यार सब्जेक्ट हिस्ट्री का है, पूछ कहीं से इकोनॉमी रहा है, ज्योग्राफी है, पूछ कहीं पे कुछ भी रहा है। जैसे पॉलिटी में भी केस स्टडी पे क्वेश्चन आया हुआ, केस स्टडी पे, तो हम लोग बार हम क्या उस तरफ बढ़ेंगे कुछ ऐसे? हाँ, नहीं, हम लोग ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। आप अगर जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं ऑफलाइन प्रोग्राम में आप देखेंगे तो हम लोग केस बेसिस, मान लीजिए कोई कमेटी पढ़ रहे हैं, जैसे आपको मैं उदाहरण से बताता हूँ, अधीनस्थ विधायन की समिति हम पढ़ रहे हैं, डेलीगेटेड कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे बताया। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कितने तरह की होगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी क्या होती है, इस पे बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी पे इस बार क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडी में, तो ऑलरेडी हम लोग तो टेस्ट में भी शामिल रखते हैं और ऑलरेडी इस पे डिस्कस करते हैं। और अब तो हमने ये सोचा है कि क्लासरूम प्रोग्राम में इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिंसिपल है ना, जैसे अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डीकॉन्सेंट्रेशन, इन सब की अलग तरीके से कक्षा भी गवर्नेंस के साथ करेंगे। मतलब ऑलरेडी हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उससे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरीके सर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा सर कि बच्चों को पता चला, हमें भी कुछ नई चीजें पता चली। तो सर आप कब से आ रहे हैं फिर क्लास करने? लगभग अभी शुरू ही होने वाली है बच्चों, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते, 17 तारीख से क्लास। मैं वही याद दिला रहा हूँ, 17 तारीख से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। तो सर बच्चों, मैंने आपसे बोला था 17 तारीख नोट कर लीजिए, और ये भी नोट कर लीजिए कि फ्रीडम सेल की लास्ट डेट क्या है, 16 अगस्त। और मैंने ये भी कहा है कि देर आए दुरुस्त आए का मौका मत दीजिए अपने आप को, आप ही कर लीजिए, काल करे सो आज कर। मोटा मतलब ये है कि पूरी यूपीएससी की तैयारी को आप ये समझ चुके हैं अभी तक में इतने डिस्कशन में कि ये वो एग्जाम नहीं है जो आप कुछ महीने पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, या कोई वनडे एग्जाम नहीं होता है कि आपने 2-4 किताबें लाई, उनको पलटा और बात खत्म होगी। यहाँ पे आपको पढ़ना है, समझना है, उसका डेप्थ पे जाना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसकी आंसर राइटिंग करनी है, और उसकी समझ वहां तक लेके जानी है जब आप इंटरव्यू में बोर्ड के सामने बैठे होंगे और कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप जवाब दे सकें। वो समझ कैसे बनेगी, इन सारे विषयों को बेहतर तरीके से समझ के। तो अभी हम एक और ऐसे विषय पर तैयारी की बात करेंगे जो आपको बहुत मुश्किल लगता होगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रंप कहते हैं कि अभी हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे, जब आरबीआई कहती है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने वाले हैं, जब सरकार कहती है कि हम बजट लेकर आने वाले हैं, तो ये वो शब्द हैं जो डराते हैं, मुश्किल लगते हैं।
लेकिन ये मुश्किल कब तक लगेंगे, जब तक कोई आसानी से इसे समझा नहीं देगा। तो मेरे साथ है इस वक्त डॉक्टर SP झा सर, जिनके पास 24 से ज्यादा वर्षों तक इकोनॉमी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो दृष्टि IAS में इस वक्त इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, विद्यार्थी जानना चाहते हैं जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें और अपनी तैयारी को लेकर कैसे आगे बढ़ें, तो एक बार प्लीज आप अपने शब्दों से बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है आपका दृष्टि IAS के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास विषय पर चर्चा करेंगे कि इस विषय को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे पढ़ा जाए और क्या इस विषय के साथ जुड़ी हुई धारणाएं हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इस विषय का महत्व क्या है। सिविल सेवा 3 स्टेज की परीक्षा है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो 2013 से 2026 तक लगभग 157 प्रश्न आए हैं। 257 प्रश्न आए। और सबसे अधिक प्रश्न अगर हम देखते हैं तो 2016 में, फिर हम देखते हैं 2022 में। किसी भी वर्ष आपको 14 प्रश्न से कम नहीं आए। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हमें 49 से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो फिर सभी विषय एक तरह से महत्वपूर्ण नहीं हैं। यानी हम बहुत आराम से अपनी तैयारी को फोकस्ड कर सकते हैं बिना पूरे सिलेबस के में घूमे या सभी अध्यायों पर एक जैसा ध्यान दिए। आप ये देखिए, जो पहला है मुद्रास्फीति, मुद्रा व बैंकिंग, 106 प्रश्न हैं 2013 से लेकर 2026 तक। लगभग 50% क्वेश्चन इन 2 चैप्टर्स से। यानी अगर मुझे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इकोनॉमी को अप्रोच करना है तो मेरा पहला फोकस होगा मुद्रास्फीति और मुद्रा और बैंकिंग। फिर दूसरा आप देखते हैं पब्लिक फाइनेंस, यहां पर टैक्स वगैरह की बात होती है। शेयर, जो अभी सर ने कहा, ट्रंप टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी अगर मैं इस 5 चैप्टर पर ध्यान देता हूं तो 70% से ज्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन मेरे बन जाते हैं। उसी तरह अगर आप मुख्य परीक्षा को देखें तो मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है यह सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर में आता है और सामाजिक विकास के साथ आता है। यहां पर आपको सबसे अधिक लगभग 80% प्रश्न कृषि, भूमि सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए। यानी अगर हम पिछले वर्षों की ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस, ये 3 चैप्टर पर मैं फोकस करूंगा। मैं कंफर्टेबल हो सकता हूं, पढ़ेंगे हम सारा ही, लेकिन हमें थोड़ा सा फोकस्ड स्टडी करने की आवश्यकता होगी। और मेंस एग्जाम में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म और फूड प्रोसेसिंग 34 प्रश्न आए हैं पिछले 13 वर्षों में। बाकी दूसरे अध्यायों का भी महत्व है, लेकिन सबसे अधिक आप इंपॉर्टेंस देखेंगे इन 3 चैप्टर्स का। अब अगला प्रश्न है कि सिलेबस क्या है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं तो उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात कही है, गरीबी, समावेशन, पॉपुलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है मेंस एग्जामिनेशन में, और इतना सिलेबस है इसका। मात्र 5 शब्द हैं: वृद्धि व विकास, प्लानिंग, बजट, कृषि और निवेश के मॉडल। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। आवश्यकता होती है इस बात को समझने की कि सिलेबस के किस हिस्से पर हम ध्यान देते हैं।
अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि इकोनॉमिक्स है क्या, क्योंकि प्राय आपको इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बहुत तरह की भ्रांतियां मिलती हैं कि यह विषय टेक्निकली बहुत टफ है या इस विषय के लिए बहुत अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है या इस विषय का बैकग्राउंड होना आवश्यक है तभी हम सिविल सेवा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उस मिथ को, इकोनॉमिक्स क्या है, इतना ही है इकोनॉमिक्स, और यही हम पढ़ेंगे अपने पूरे सिविल सेवा की तैयारी में। मान लीजिए हम लोग एक चॉकलेट खरीदते हैं, एक रिटेलर की शॉप पे जाते हैं और चॉकलेट ले लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस चॉकलेट के पीछे कितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। चॉकलेट बनता है कोकोआ से, एक फल होता है जिसका उत्पादन घाना में होता है, फिर उस कोकोआ के फल का प्रसंस्करण होता है आकरा में। चॉकलेट के लिए चीनी चाहिए, यह मॉरिशस से आता है, दूध हॉलैंड से आता है। अब ये जो चारों सामान हैं, कोकोआ, उसका प्रसंस्करण, चीनी और दूध, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बेल्जियम की चॉकलेट होती है, वहां की फैक्ट्री में ले जाया जाता है। वहां जब चॉकलेट बनकर तैयार होता है तो फिर उसे एक जहाज पे लादकर, जो जहाज ग्रीक का है, वो जहाज पनामा में रजिस्टर्ड है, उस पर भारतीय सदस्य कार्य करते हैं और उसे, उस जहाज को मुंबई बंदरगाह पे लाया जाता है। हमारे लिए बहुत सामान्य सी घटना है कि हम दुकान जाते हैं और एक चॉकलेट ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया कितनी इसमें शामिल है, यह इकोनॉमिक्स इसका अध्ययन करता है। मुंबई के बंदरगाह से फिर वो परिवहन के माध्यम से उसे दिल्ली के थोक विक्रेता के पास आता है, स्टॉक में, वेयरहाउस में, जिसको हम हिंदी में गोदाम कहते हैं। उस गोदाम से फिर वह रिटेलर की दुकान पर पहुंचता है जहां से मुझे चॉकलेट मिलता है। यह पूरी प्रक्रिया किस बात की डिमांड करती है? यह डिमांड करती है समन्वय की। हॉलैंड का एक किसान क्यों दूध का उत्पादन कर रहा है? क्या उसे पता है कि उसके दूध का उपयोग बेल्जियम में चॉकलेट बनाने में किया जाएगा? मॉरिशस का किसान क्यों गन्ना उत्पादन करता है? क्या उसे पता है कि उसके गन्ना का उपयोग जिस चीनी में होगा उसका उपयोग बेल्जियम की फैक्ट्री में किया जाएगा? सभी अपना अपना काम किए जा रहे हैं। जो जिस काम को करने में अभ्यस्त है, विशेषज्ञ है, वह उस काम को कर रहा है, और इन सभी के कार्यों के बीच एक अदृश्य हाथ का सिद्धांत है, और यह अदृश्य हाथ है समन्वय का। पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग उसी समन्वय को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के कोर में है कोऑर्डिनेशन या समन्वय, और विश्व की सभी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। चाहे आप ईरान पर अमेरिका का आक्रमण देखें, चाहे आप वेनेजुएला पर अमेरिका का आक्रमण देखें, चाहे आप शीत युद्ध देखें, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध देखें, द्वितीय विश्व युद्ध देखें, इन सभी परिस्थितियों के बीच में आपको मिलेगा आर्थिक दबाव। अर्थव्यवस्था, एक देश के अंदर जितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उन सभी का समन्वय स्थापित करता है, और इस समन्वय को हम लोग मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है उत्पादन। हर कोई किसी न किसी सामान का उत्पादन करता है, किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी सेवा का उत्पादन करता है, लेकिन हम में से कोई भी सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता। तो उसके बाद होता है विनिमय। हम एक दूसरे से उस वस्तु या सेवा का विनिमय करते हैं। मेरी आवश्यकता की वस्तुएं मैं आपको देता हूं, आपकी आवश्यकता की वस्तुएं आप मुझसे लेते हैं। उसके बाद हम उसका सामाजिक वितरण करते हैं।
सामाजिक वितरण का मतलब है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेलकूद, इन सब पर उस पैसे को खर्च करते हैं और जितनी भी कमाई मेरी होती है उसमें से कुछ हिस्सा मैं भविष्य के लिए बचा लेता हूं। मैं भविष्य के लिए क्यों बचाता हूं? ताकि मैं भविष्य में और उत्पादन कर सकूं। मैं और उत्पादन क्यों करना चाहता हूं? ताकि मेरा संचयन बढ़े। यही चक्र है अर्थव्यवस्था। और हम लोग अपनी पूरी यात्रा में इसी चक्र का अध्ययन करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। इसमें कुछ ऐसे शब्द जरूर प्रयोग किए गए हैं जो आपको टफ लगेंगे, लेकिन उसे हम जब सामान्य जीवन से जोड़कर देखते हैं तो बहुत ही सरल, सुखद और सरस सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने इकोनॉमी को जितनी आसानी से समझा दिया कि इकोनॉमी है क्या, तो अब लग रहा है पढ़ना और समझना भी आसान होने वाला है सर। लेकिन एक मन में डाउट आ रहा था जब हमें ये समझ में आया कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में पढ़ना है। अब मेंस के लिए तो पता होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, आपके मेंस के लिए चीजें क्लियर होती जाएंगी। प्रीलिम्स में उसी टॉपिक में जब हम पढ़ते हैं तो फैक्ट्स बहुत सारे दिखते हैं, तो हम कैसे जाने कि कौन सा फैक्ट हमें याद रखना है, कौन सा छोड़ देना है, ये बच्चों को थोड़ी दुविधा रहती है। सर, प्रीलिम्स में इकोनॉमी में बहुत अधिक फैक्चुअल क्वेश्चन आते नहीं हैं और जिस प्रकार के फैक्ट आते हैं वो हम लोग अपनी क्लास में महत्वपूर्ण सारे फैक्ट क्लास में करते हैं। और चूंकि बच्चे नोट्स और मटेरियल में बहुत अधिक न भटकें, इसलिए जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं, जिस तरह से हम लोग कवर करते हैं, वो पर्याप्त होते हैं। किताबें तो बड़ी लिस्ट दी जा सकती है, लेकिन उसी से तो बच्चे को बचाना है कि ऐसी जगह बच्चा ना भटक जाए जो उसे वास्तव में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर उसे अकाउंटेंट नहीं बनना है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप एक दिन में बता दें कि ऐसा आप फिल्टर कुछ कर सके, वो पढ़ने के साथ ही होगा। वो पढ़ने के साथ होगा और उसकी प्रवृत्ति समझ में आएगी, और इसी के लिए उनको एग्जॉस्टिव बेसिक से पढ़ाया जाता है। हाँ। क्योंकि बाजार में ऐसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स की भरमार है जो वास्तव में बच्चों को नहीं देखना चाहिए। उसमें मैग्नेटिक पावर होती है ऐसे वस्तुओं में जो उन्हें नहीं पढ़ना है। इसे ध्यान में रख करके ही हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने अध्ययन और अध्यापन को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सर से, हमें कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि आपके लिए काम आएगा। तो सर की क्लास अगर आपको करना है तो सर दृष्टि में क्लास लगातार लेते हैं और इनकी क्लास अभी एक नई शुरू होने वाली है जल्दी, क्योंकि एक नया बैच शुरू होने वाला है। और सर को तो ये बात पता है और अब आपको भी पता है कि 17 अगस्त से जीएस फाउंडेशन कोर्स है और नोएडा क्लासरूम से लाइव है। तो हिंदी माध्यम में है सर की क्लासेस, तो आप इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं अपने शहर से, अपने घर से, अपने जॉब या अपनी पढ़ाई के साथ में। और फ्रीडम सेल के लिए खास मौका तो है ही साथियों। तो दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लासेस, मैंने वही कहा है, क्लासेस नहीं है, बहुत कुछ है। अभी और कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा। जैसे अभी सर क्या बोल रहे थे, करंट अफेयर, आप देखिए हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर आ रहा है, पॉलिटी के साथ करंट अफेयर आ रहा है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, और उसके अलावा आप देखें तो लगभग इकोनॉमी, हाँ, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर के लिए भी यहाँ पे 3 साल तक आपको क्लासेस मिलेंगी और इसके साथ ही आपको 3 साल तक दृष्टि की करंट अफेयर मैगजीन, ये वो मैगजीन है जिसको कहा जाता है यूपीएससी के करंट अफेयर के लिए तो बड़ी रामबाण है, तो ये आपके लिए नहीं छूटी जाएगी, आपके घर हार्ड कॉपी में आपको पहुंचाई जाएगी। लेकिन दोस्तों वही मैं बात कह रहा हूं कि मौका ऐसा है ना कि आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि आपको शुरू करना ही है तो समय पे शुरू कर लीजिए। 16 तारीख लास्ट डेट है, 50% ऑफ चल रहा है। अभी इसका फायदा उठाना है तो 87501 पर आप सीधे कॉल कर लीजिए। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे ओपन करेंगे तो वहां से भी आपको इसका फायदा मिलेगा। पर देर करनी ही क्यों है दोस्तों। अगली बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि और क्या चीजें हैं, आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। और आपके सिलेक्शन में दृष्टि आपका साथ सिर्फ इस कोर्स तक नहीं रखेगा, कोर्स के बाद भी रखेगा। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा था, ये आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स आपका जैसे ही आप शुरू करेंगे क्लास 17 अगस्त से लेना, 1.5 साल तक क्लास चलेगी, 3 साल तक के लिए इसकी वैलिडिटी है। आप 3 साल तक यानी कि क्लास को जितनी बार चाहें, सर की पॉलिटी क्लास ले रहे हैं, 3 साल तक में आपको रिवीजन करना है, फिर देखिए स्पीड बढ़ा लीजिए जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन जैसे आपकी क्लास क्लियर हुई, आपने प्रीलिम्स दिया, तो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना जरूरी है। कहां पहुंचने की बात कह रहा हूं मैं दोस्तों, आपको पहुंचना है अस्मिता योजना तक, दृष्टि की वो योजना जहां आप जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आपको नोएडा में
रहने खाने की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, मेंटोरशिप की सुविधा सब कुछ निःशुल्क मिलती है। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो ये IAS-GS फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेंगे, उन्हीं के लिए है। अपडेट है बहुत बड़ा, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, यानी कि हम आपका साथ इंटरव्यू तक लेके चलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी हम गाइडेंस देने वाले हैं, और यहां पे आपको मुफ्त लाइब्रेरी का एक्सेस, मेंटरशिप, ये सब कुछ मिलेगा। और एक बड़ी खास चीज उन विद्यार्थियों के लिए है, जैसे हो सकता है कि आपका आखिरी अटेम्प्ट आने वाला हो, आपके पास समय सीमित हो, या आप चाह रहे हो कि यार जल्दी से मेरी क्लास खत्म हो ना, लंबा 1.5 साल तक क्यों खींचे, तो आपके लिए खास ऑफर है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। अब ये क्या है, इसमें होगा ये कि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि तेजी से उनकी क्लास पूरा हो, तो वर्तमान में चल रही क्लास के साथ, जैसे आप हमसे बात करेंगे, आपके पास नंबर रहेगा ही, एडमिशन के बाद आप चाहते हैं कि मेरी क्लास 1.5 साल में नहीं 1 साल में खत्म हो जाए, कुछ क्लासेस में और पहले कवर करना चाहता हूं, कुछ सब्जेक्ट कवर करना चाहता हूं, तो करना यह है कि हम आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस जो पहले से ही हैं, अपडेटेड ही हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि आप एक दिन में 2 क्लास कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो 3 क्लास कर सकते हैं। आप चाहते हैं पहले मेरी जल्दी से जल्दी क्लास कंप्लीट हो, फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करूं, तो आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्लास करके सब्जेक्ट को आसानी से समझिए और अपनी भाषा में उत्तर लिखिए। क्या दिक्कत है, सारी चीजें एक साथ होंगी। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि उत्तर लिखने की प्रैक्टिस भी 500 आंसर की आप चेक करा सकते हैं लिख लिख के ऐप के थ्रू। और प्रीलिम्स के हर साल 30-30 टेस्ट, और आप चाहे 27 का एग्जाम देना हो, 28 का देना हो, 29 का देना हो, या आपके पास थोड़ा और आगे का समय हो, सबके लिए काम करने वाला है, क्योंकि ये कोर्स की वैलिडिटी काफी लंबी है। और दोस्तों पता है इसमें जो मैंने आपको विशेषताओं में बात की थी ना, सबसे बड़ी बात यह कि विकास सर की भी आपको एथिक्स की क्लासेस इसमें मिलेंगी। तो पेपर 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी मीडियम के लिए तो देखिए बड़ा स्कोरिंग है, और विकास सर की इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस जो रहेंगी आपकी बड़ी मदद करेंगी अपने आप को और दुरुस्त करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे जो मैं बुक्स की बात कर रहा था ना, आपके घर पहुंचाई जाएंगी, वो है कौन कौन सी, चलिए इसको देख लीजिए। तो कलर्ड प्रिंटेड नोट्स हैं, आपके घर पहुंचाई जाएंगी 10 किताबें। और सिर्फ वो नहीं है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज क्या कर रही है, आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए ढेरों सवाल आपको मिलेंगे, जो सिर्फ यूपीएससी नहीं, पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, इन सब के लिए पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, और अभ्यास के लिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न होंगे। इसके अलावा मेंस कैप्सूल सीरीज, ये वो सीरीज होगी जहां पे आपके पास उस बुक में मेंस के सवाल होंगे और उसके उत्तरों के साथ उसका विश्लेषण होगा, और इसके साथ ही अन्य कुछ किताबें होंगी जो पीवाईक्यू स्पेशल होंगी, यानी कि आपके प्रीलिम्स के पिछले कई वर्षों के सवाल की प्रैक्टिस करनी। आप देखिए यूपीएससी की पूरी तैयारी में अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है तो आप सब कुछ पढ़ के गए हैं, तब भी आप पीछे रह जाएंगे, तो पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है। तो क्या ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं हो गया कि आपको बेहतरीन क्लास मिले, बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिले, और आपका साथ हम वहां तक दें जहां तक आपका सिलेक्शन होने को है। तो ये खास मौका आप मेरे हिसाब से जरूर भुना लीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।